हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं संकल्प त्रिपाठी, आप लोगों का बायोलॉजी टीचर, आपके अपने आपके द्वारा बनाए गए उत्तर प्रदेश के नंबर 1 प्लेटफॉर्म यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम में आप सभी लोगों का भरपूर स्वागत करता हूं। तो सभी 11 वालों का स्वागत है और एक बार सभी 11 वाले जुड़ जाएंगे और शेयर करेंगे सबके पास। और प्यारे बच्चों, आज आपके चैप्टर नंबर 2, जी हाँ प्यारे बच्चों, चैप्टर नंबर 2 जीव जगत का वर्गीकरण के एनसीईआरटी से अपन रिवीजन करने वाले, एनसीईआरटी के एक पॉइंट को पढ़ने वाले हैं और एनसीईआरटी से कुछ ज़्यादा ही एनसीईआरटी को अपन डिटेल्ड में समझने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात, सबसे खास बात, आज अपन जगत मुनेरा को विथ 3D देखेंगे। किसको देखेंगे? क्या है जगत मुनेरा, कैसी संरचना, क्या होता है। आज जगत मुनेरा को आज आप फील करेंगे, वॉच करेंगे कि कौन कौन से जीव जगत मुनेरा के अंदर पाए जाते हैं, क्या क्या कैसे उनकी संरचना होती है, सबको आज वॉच कराएंगे प्यारे बच्चों। तो बहुत मजा आने वाला है। सभी लोग पहली बात वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, अपने दोस्तों के साथ, अपने प्यारे प्यारे साथियों के साथ शेयर जरूर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आज अपन क्या सीखेंगे? तो जीव जगत का वर्गीकरण और जगत मुनेरा के बारे में। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि हम वर्गीकरण करें क्यों, वर्गीकरण की आवश्यकता है क्यों, हमें क्यों हम करें वर्गीकरण, भाई क्या हो सकता है, क्या जरूरत है वर्गीकरण की। तो वर्गीकरण की क्यों हो सकता है, तो आप लोगों को एक बार बताया भी था पहले चैप्टर जब मैंने पढ़ाया था, पहला चैप्टर, तब बताया भी था कि भाई 15 लाख से अधिक जंतुओं की प्रजातियों की खोज हो चुकी है। जंतुओं की प्रजातियां की खोज हो चुकी है ना। 15 लाख से अधिक जंतुओं की प्रजातियों की खोज हो चुकी है। 5 लाख से अधिक, यहां पे लाख नहीं लिखा, लिखे दे रहा हूं, 5 लाख से अधिक, लाख से अधिक, 5 लाख से अधिक पादपों की प्रजातियों की खोज हो चुकी है। पादपों की प्रजातियों की खोज हो चुकी है और बहुत ज्यादा मात्रा में है भी ये ना। अब बहुतों की खोज डेली हो रही है नए नए स्थानों पे। जब एनसीईआरटी ने ये चीज मेंशन की है कि जब अपन नए नए स्थानों पे जाते हैं तब भी नए जातियों की खोज मिलती है, तब भी नए जीव मिलते हैं, हमन को नए जीव मिलती हैं, नए वनस्पतियां मिलता है, नए स्थान जहाँ पे नहीं गए। और या तो अगर हम बहुत पुराने स्थानों में जाते हैं, मरुस्थलीय इलाकों पे चले जाएं, या तो चले जाएं किसी द्वीपों पे, किसी छोटे छोटे दूर समुद्र के किनारे होते हैं द्वीपों पे चले जाएं, नए स्थानों पे, पुराने स्थानों में जाते हैं, तब भी हमको भिन्न भिन्न प्रकार के अलग अलग प्रजातियों के नए नए जीव मिलते हैं। और कभी कभार समतल स्थानों पे भी नए नए प्रकार के जीव आ जाते हैं। तो ये छोटा सा आंकड़ा है 15 से 20 लाख। 15 लाख से अधिक जंतुओं की प्रजातियों की खोज, 5 लाख से अधिक पादपों की प्रजातियों की खोज और बहुत सारी प्रजातियों की खोज डेली होती रहती है। और अनुमान भी है कि बहुत सारी प्रजातियां हैं। अब खुद दिमाग लगाओ कि अगर अपन इनके अध्ययन करने पे बैठे, अपन सोचे कि इनके बारे में अपन अध्ययन कर लें, तो क्या कर पाएंगे? मैं कह रहा हूं 15 लाख जंतु हैं और अपन का जीवन इतना छोटा है। मनुष्य का लाइफ स्पैन कितना बड़ा है, 60 साल 70 साल। अब पैदा होते तो वो ये करने नहीं लगेगा, रिसर्च करने लगेगा, ऐसा भी नहीं। रिसर्च कितने साल तक, ना तो बहुत वृद्धावस्था में कर पाएगा, मुश्किल से अपने जीवन काल में 20 साल तक कर पाएगा। और उन 20 सालों में नहाएगा, धोएगा, खाएगा, पिएगा, मान लिया जाए दाढ़ी वाड़ी नहीं बनवाते साइंटिस्ट, लेकिन बहुत सारे काम बेटा उनको करने पड़ते हैं जो कि दैनिक दिनचर्या में शामिल हैं। नहाना धोना तमाम सारी प्रक्रियाएं वो तो करेंगे। तो 1 लाख जीवों का भी अध्ययन करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अपन ने एक जीव को अगर पकड़ा ना, एक जीव को पकड़ा तो उसका श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र, परिसंचरण तंत्र, सर्जन तंत्र, गमन, वृद्धि, जनन, सारे प्रोसेस को उसको समझना है। तो एक ही जीव के अध्ययन में काफी टाइम लगेगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। तो मैं कहूं कि इन सब का एक साथ अध्ययन करना, 15 लाख से अधिक जंतुओं की प्रजातियां, 5 लाख से अधिक पादपों की प्रजातियां, इन सब का एक साथ अध्ययन कर पाना क्या है? असंभव है। ध्यान देना, इन सब का एक साथ अध्ययन कर पाना, इन सब का एक साथ इनका अध्ययन कर पाना, अध्ययन क्या है इनका सबका एक साथ अध्ययन कर पाना क्या है? अध्ययन करना असंभव है। क्या है? असंभव है। तो अपन को एक ऐसी युक्ति की जरूरत है जो इसको संभव बना सके। हमें क्या की जरूरत है? तो हमको एक ऐसी युक्ति की जरूरत है, एक ऐसी टेक्निक की जरूरत है जो इसको क्या बना पाए? संभव बना सके। इस असंभव शब्द को जो संभव में बदल दे, उस टेक्निक की जरूरत है कि अपन इन सारे जीवों का अध्ययन कर सकें। तो भाई वो टेक्निक क्या है? वही टेक्निक है क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण। कैसे? कह लो कैसे बनाएगी सर? तो पिछले लेक्चर पे भी मैंने बताया था कि मान लिया जाए आपका स्कूल है, आपकी स्कूल में 2000 बच्चे हैं। 2000 बच्चों को ऐसे छोटे बड़े का क्रम में ना कोई टेस्ट न लिया जाए, ऐसे बैठा दिया जाए,
और एक एक बच्चे का स्टैंडर्ड देखे टीचर की, इसको ककारा आती है, ककारा आती है मैं कह रहा हूँ, ककारा आता है तो इसको इमला पढ़ाया जाए, इसको इमला आता है तो इसको क्या पढ़ाया जाए, इसको ककारा नहीं आता तो इसको ककारा पढ़ाया जाए। ऐसे ऐसे एक एक बच्चे का लेवल चेक करके डेली अगर टीचर पढ़ाएगा तो एक टीचर उसको फिजिक्स, उसको मैथ भी पढ़ाना, इंग्लिश भी पढ़ाना, हिंदी भी पढ़ाना, सब कुछ पढ़ाना, एक टीचर ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 बच्चों को पढ़ा पाएगा। 20 टीचर हैं तो कितने बच्चे पढ़ पाएंगे? 20-25 100 बच्चे, बस 1900 बच्चे बच पाएंगे। तो लेकिन अगर इस पर अपन वर्गीकरण कर दे, क्या कर दे, स्कूलों में वर्गीकरण किया जाता है। कैसा वर्गीकरण? कक्षाओं में बच्चों को क्लासिफाइड कर दिया जाता है, वर्गीकरण कर दिया जाता है कि भाई टेस्ट लिया गया एडमिशन के समय कि इसको ककारा आता है तो इसको कक्षा 1 में नाम लिख दो। 100 बच्चों को ककारा आया, ध्यान देना, 100 बच्चों को ककारा आया तो 100 बच्चों की कक्षा हो गई 1। अब एक एक को पढ़ाने की जरूरत नहीं है, अब एक साथ अपन 100 को पढ़ा सकते हैं ना। अब एक स्टैंडर्ड हुआ कि जितने बच्चे 10 पास हो गए, जितने बच्चे 10 पास हो गए मतलब 10th लेवल का उनको आता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, हिंदी, इंग्लिश सब कुछ आता है। 1000 मान लिया जाए 200 बच्चे थे जो 10 पास हो गए, उनको 11 में बैठा दिया गया। एक टीचर आएगा 200 बच्चों को एक साथ पढ़ा के चला जाएगा। तो वे है वर्गीकरण। वर्गीकरण करने से क्या होता है? अध्ययन में सुविधा होती है। अध्ययन में सुविधा, टीचर आया, एक क्लास के एक बच्चे को उठाया, बेटा क्या नाम है तुम्हारा? कहे फलाने। क्या नाम है तुम्हारा? ढेकाने। अब पूछेगा किस क्लास में हो? तो कहेगा क्लास 11। तो अच्छा बेटा ये 11 की क्लास है। उसने क्लास 11 कहा तो सारे बच्चों के मामले में अध्ययन कर लिया उस टीचर ने। वो टीचर जान गया कि क्लास 11 की कक्षा है, तो 11 की कक्षा है मतलब इसमें सारा बच्चा 10th स्टैंडर्ड का है, उसको 10th तक की फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी जो भी है लगभग नॉलेज है उतने पास करके ही आया है। तो एक से के अध्ययन से सबका अध्ययन हो गया। तो वर्गीकरण पे अपन लोग क्या करते हैं कि समान लक्षणों वाले को, वर्गीकरण पे यही करते हैं, वर्गीकरण में यही काम करते हैं कि समान लक्षणों वालों को, समान लक्षण प्रदर्शित करने वाले को एक समूह में रख देते हैं। क्या कर देते हैं? एक समूह में रख देते हैं। तो इससे अपन को क्या मिलता है? तो इससे अपन को मिलती है अध्ययन की सुविधा। क्या मिलती है? अध्ययन की सुविधा। तो सबसे अच्छी बात, एक बात निकल के आया कि वर्गीकरण अपन क्यों करते हैं, व्हाई नीड टू क्लासिफिकेशन। तो अध्ययन की सुविधा के लिए, अध्ययन की सुविधा के लिए, और बहुत सारे रीजन हैं। पहली बात तो अध्ययन की सुविधा हो गई, सबसे बड़ा रीजन। यही युक्ति है जो संभव बना सकेगी। इतने सारे जीवों का वर्गीकरण करना, इतने सारे जीवों के बारे में अध्ययन करना असंभव है, बट वर्गीकरण ही एक ऐसी युक्ति है जो इसको संभव बना सकती है। वर्गीकरण से अध्ययन में सुविधा होती, नई जातियों की खोज और सभी जीवों के लक्षण, समान लक्षणों वालों को एक लक्षण में एक ही उस पर रख दिया जाता है। तो बहुत सारे रीजन, इसलिए अपन वर्गीकरण करते हैं ना। अब अगली चीज अपना पॉइंट का है आपकी एनसीईआरटी में, अगला पॉइंट है कि भाई वर्गीकरण की शुरुआत किसने करी। तो वर्गीकरण की शुरुआत सबसे पहले अरिस्टोटल, अरस्तु के बारे में आप लोगों ने काफी पढ़ा होगा। अरस्तु इज द फादर ऑफ जंतु विज्ञान और जीव विज्ञान, जूलॉजी और बायोलॉजी का जनक कहा जाता है अरस्तु को। अरस्तु ने एक बुक लिखी थी, एक किताब लिखी थी, क्या नाम थी? हिस्टोरिका ऑफ एनिमिलिया या हिस्टोरिया ऑफ एनिमिलिया। अरस्तु की बहुत फेमस बुक है बेटा, बहुत पूछा जाता है, हिस्टोरिया ऑफ एनिमिलिया। क्या बुक का नाम है? तो अरस्तु की बुक है हिस्टोरिया ऑफ एनिमिलिया, या हिस्टोरिका भी लिखा रहता कहीं कहीं, हिस्टोरिया ऑफ एनिमिलिया। सिम थोड़ा सा इधर आ जा। मिलिया। अब अरस्तु जीव और जंतु विज्ञान के जनक है, ये आपको बहुत अच्छे से पता है, ये बताने की जरूरत नहीं है, तो सबको पता होगा। अरस्तु ने क्या किया था, अपनी बुक में वर्गीकरण भी किया था, और अरस्तु ने कहा था, अरस्तु ने जीवों को बांटा था पादप और जंतु में। कहाँ बांटा था? पादप और जंतु में। अरस्तु ने जीवों को 2 प्रकार से बांटा था, पादप और जंतु में। और फिर पादपों के 3 ग्रुप बनाए थे। पादपों के 3 ग्रुप बनाया था अरस्तु ने। एक बनाया था शाक, शाक का मतलब घास फूस, ये वाले जिनमें तना वना नहीं होता, मोटा पत्तियां होती, शाक घास फूस। और फिर बनाया था झाड़ी। शाक के बाद क्या बनाया था? झाड़ी, मतलब छोटे छोटे वृक्ष, झाड़ियां तो आप लोग जानते हैं ना, रेगिस्तान में भी बहुत पाई जाती हैं कटीली झाड़ियां। तो शाक, झाड़ी, और तीसरी चीज इन्होंने बताया था वृक्ष, बड़े बड़े पेड़ पौधे। शाक, झाड़ी, और तीसरी कैटेगरी थी मोटे काष्ठी, बड़े बड़े जो पेड़ पौधे हैं उनको काहे पे रखा था? ये बड़े बड़े मान लिया जाए पेड़ पौधा है, ये बड़ा सा पेड़ हो गया तो वृक्ष।
शाक, झाड़ी और वृक्ष 3 ग्रुप बनाए थे किसने? अरस्तु ने बनाए थे। किसने बनाए थे? अरस्तु ने बनाया था। ये अरस्तु ने वृक्ष को बना दिया, शाक, झाड़ी और वृक्ष। भाई सबसे छोटे शाक होते हैं ना, आप लोगों ने सुना होगा चना का साग, बथुआ का साग ना, साग के बारे में सुना होगा, चना, बथुआ, पालक, जिनमें पत्ती पत्ती टाइप होती है, घास फूस, जितने घास फूस है उसको सबको क्या बोलते हैं? शाक बोलते हैं। फिर जो छोटे मीडियम वाले होते हैं उनको झाड़ी बोलते हैं। फिर जो खूब बड़े बड़े से वृक्ष, काष्ठी, आम, महुआ, नीम ना, ये सब काष्ठी वृक्षों को क्या बोलते हैं? इनको सबको वृक्ष बोलते हैं। और इधर क्या किया था? और इधर जो बंटवारा किया था जीवों में, जंतुओं में क्या बंटवारा किया था? जंतुओं में बका था एक आरबीसी वाले, यानी कि जिनके रुधिर में आरबीसी होती है, यानी कि लाल खून वाला, एक को बांटा था लाल खून पे, और एक को बांटा था जिनमें आरबीसी नहीं होती, जिनका खून लाल नहीं होता। 2 ग्रुप में अरस्तु ने बांट दिया था बस। तो अरस्तु का वर्गीकरण वैसे ज्यादा सफल नहीं हुआ, इसीलिए अपन अरस्तु के वर्गीकरण पे ज्यादा विचार नहीं करते हैं। ठीक है, ये था 2 जगत वर्गीकरण। फिर आया लीनियस का वर्गीकरण। लीनियस ने कुछ ऐसा किया, लीनियस ने भी वही काम किया। लीनियस ने 1758 पे आया लीनियस का भी वर्गीकरण उतना ज्यादा अच्छा नहीं रहा, कैलोरस लीनियस। इन्होंने वही जंतु पादप 2 जगत बनाए, जंतु जगत बनाया और पादप जगत बनाया लीनियस ने। तो लीनियस का भी कोई ज्यादा वो नहीं था। फिर आता है 3 जगत वर्गीकरण 1866 में। कब बेटा? अर्नेस्ट हेकल जर्मन जंतु विज्ञ थे। जंतु विज्ञ मतलब जूलॉजिकल साइंटिस्ट थे। अर्नेस्ट हेकल जर्मनी के साइंटिस्ट थे। अर्नेस्ट हेकल, इन्होंने 1866 में तीसरा जगत समझाया। और तीसरा जगत इन्होंने किसे बताया? तो इन्होंने तीसरा जगत बताया प्रोटिस्टा को। किसको बताया तीसरा जगत? जगत प्रोटिस्टा के रूप में इन्होंने तीसरा जगत दिया कि तीसरा जगत कौन सा है? प्रोटिस्टा। और इनमें सभी एक कोश की, जो क्या होंगे? यूनिसेलुलर होंगे, एक कोशिका वाले जंतु होंगे। कैसा जंतु होगा? जंतु पूरा जंतु कोशिकीय स्तर का होगा, यानी कि एक कोशिका का बना होगा। एक कोश की हो, पहली शर्त इनकी थी। किस जंतु को रखा? वो एक कोश की सूक्ष्म जीव हो। ठीक है, और कैसी कोशिका वाला हो? यूकैरियोटिक कोशिका वाला। यूकैरियोटिक कोशिका का मतलब सुविकसित केंद्रक वाली कोशिका। यू मतलब सुविकसित केंद्रक। यूकैरियोटिक को क्या बोलते हैं? सुकेंद्रीय कोशिका। यूकैरियोटिक सेल का मतलब सुकेंद्रीय कोशिका, सु मतलब सुविकसित केंद्रक पाया जाता है। प्रो मतलब पूर्व केंद्रीय कोशिका, जिसमें केंद्रक के पहले वाली कोशिका, मतलब जिस कोशिका के अंदर केंद्रक ना पाया जाए। ठीक है, अतः इन्होंने 3 जगत प्रस्तुत किया। इनके 3 जगत प्रणाली में कौन कौन था भाई? 3 जगत प्रणाली हेकल की 3 जगत प्रणाली में कौन कौन था? तो पहला जगत हेकल का था प्लांटी यानी कि पादप। दूसरा था प्रोटिस्टा, एक कोशिकी वाले जंतुओं को प्रोटिस्टा पे रख दिया। और फिर तीसरा जगत इन्होंने बनाया एनीमिलिया यानी कि जंतु। तीसरा जगत क्या बनाया? एनीमिलिया बनाया, यानी कि जंतु जगत बनाया। ये भी ज्यादा सक्सेस नहीं रहे, क्योंकि अभी बहुत सारी चीजें बाकी रह गई थी, बहुत सारी चीजें भाई अछूती रह गई थी इन लोगों से। फिर आता है अगला 4 जगत वर्गीकरण। छोटा छोटा थोड़ा थोड़ा पढ़ना है आपको इनको, क्योंकि ये जनता डिस्कशन नहीं है एनसीईआरटी इन चीजों का। 4 जगत वर्गीकरण, नाम भी याद रहे कितने हैं, बस इतना जरूरी है। नाम याद कर लो और कौन कौन से थे, बस। इसके अलावा इससे ज्यादा कभी आएगा ही नहीं। कोपलैंड आते हैं 1956 पे। बात होती है 1956 की। आते हैं एक साइंटिस्ट कोपलैंड, जिनका नाम था, इन्होंने चौथा जगत बना दिया। 3 जगत बन चुके थे, प्रोटिस्टा, जंतु, पादप, यानी कि प्लांटी, एनीमिलिया, प्रोटिस्टा। कोपलैंड जब आते हैं तो इन्होंने एक जगत और बना दिया। कौन सा जगत बना दिया? मोनेरा जगत। क्या बना दिया? जगत मोनेरा। कोपलैंड जगत मोनेरा को चौथा जगत। तो मोनेटा लिखा है यहाँ पे। मोनेरा, प्लांटी यानी कि पादप, प्रोटिस्टा, एनीमिलिया यानी कि जंतु। अब हो गए थे 4 जगत। कितने जगत हो गए थे? 4 जगत। लेकिन अब जहां से आपको पढ़ना है वो सबसे इंपॉर्टेंट है ये बेटा। कौन सा? 5 जगत वर्गीकरण। कौन सा वर्गीकरण? 5 जगत वर्गीकरण बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। डेट सहित जरूर याद रखना। आर.एच. व्हिटेकर नाम के साइंटिस्ट आते हैं, और बात है 1969 की। कब की बात है? बात है 1969 की। एक साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम था आर.एच. व्हिटेकर। आर.एच. व्हिटेकर। 5 जगत प्रणाली वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा। हमेशा कंपटीशन एग्जाम में, नीट में, हर जगह पूछता है ये, डबल स्टार। आर.एच. व्हिटेकर द्वारा, व्हिटेकर ने क्या किया था 1969 में, संशयित याद रखना, जीवों को 5 जगतों में विभाजित किया। कौन से 5 जगत थे इनके 5 जगत थे आर.एच. व्हिटेकर के। आर.एच. व्हिटेकर
RH विटेकर के 5 जगत प्रणाली आइए समझते हैं, ये बहुत जरूरी है बेटा। तो पहला जगत था इनका मोनेरा, क्या था? मोनेरा जगत। दूसरा जगत आया मोनेरा के बाद प्रोटिस्टा, ये तो बन ही चुका था। मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा के बाद कहे प्लांटी, प्लांटी से पहले कवक कर देते हैं ना, कवक जगत। कवक, कवक जगत में कवकों को रखा ना, कवक जानते हो ना, जिनसे दांत, खाज, खुजली, लद्दर होता है। कवक के बाद प्लांटी, प्लांटी बोले तो पादप। प्लांटी के बाद का था एनीमिलिया, एनीमिलिया का मतलब है जंतु, एनीमिलिया मतलब जंतु। अब ये 5 जगत वर्गीकरण, अब इनके लक्षण इनमें किसमें किसको रखा गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इतना ध्यान देना। फिर आता है 6 जगत वर्गीकरण, ठीक है, इस पे आते हैं, फिर से मैं आऊंगा इस पे, टेंशन ना लियो। 5 जगत वर्गीकरण, 6 जगत वर्गीकरण भी बता दूं, फिर आता हूं। तो 6 जगत वर्गीकरण 3 वैज्ञानिक आते हैं, वूज, कैंडेसर, लिनियस। वूज, कैंडेलर, कैंडेसर बोल दिया था, वूज, कैंडेलर, लिनियस। कितने लोग हैं? आदमी है 3, कितने आदमी थे रे सांबा का? 3 आदमी थे, 3 आदमी थे, आए थे कब? 1990 में, और इन्होंने 6 जगत बना दिए। अब कह दो गुरुजी 6 जगत कैसे बना दिए? तो 6 जगत कुछ ना किया इन्होंने मोनेरा जगत को 2 भागों में बांट दिया। 5 जगत तो बने थे ऑलरेडी, इन्होंने मोनेरा जगत को 2 भागों में बांट दिया। बैक्टीरिया, मोनेरा जगत में मेनली बैक्टीरिया हैं, तो एक बना दिया आर्की बैक्टीरिया, एक क्या बना दिया? एक बना दिया आर्की बैक्टीरिया, और दूसरा बना दिया यू बैक्टीरिया। क्या बना दिया? आर्की मतलब पुराने वाले बैक्टीरिया, और ये वाले कुछ नए वाले हैं ना, आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया। मोनेरा जगत से 2 जगत निकाल दिए तो 6 जगत बन गया ना। क्या बन गया? 6 जगत बन गया। आइए चलते हैं जगत 5 जगत वर्गीकरण में एक बारी फिर से। बेटा 5 जगत में ये एनसीईआरटी में आपको एक टेबल मिलेगी। एनसीईआरटी अगर आप देख पा रहे होंगे तो ये एक टेबल मिलेगी। एनसीईआरटी का एक एक एग्जाम्पल, एनसीईआरटी की एक टेबल आपके लिए बहुत जरूरी। डायरेक्ट डिक्टो क्वेश्चन बनते हैं, एग्जाम्पल से भी क्वेश्चन बनते हैं। एनसीईआरटी की टेबल मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके नीट के लिए, या तो आपकी 11 के लिए, हर जगह के लिए। तो अगर अपन जाएं तो क्या क्या था, किसमें क्या था? तो जगत अगर अपन बात करें सबसे पहले जगत मुनेरा में, तो जगत मुनेरा में कौन था? प्रोकैरियोटिक। कोशिका का प्रकार, कैसी कोशिका वाले जीव थे? प्रोकैरियोटिक कोशिका वाले। प्रोकैरियोटिक का मतलब पूर्व केंद्रीय कोशिका, जिस कोशिका में केंद्रक नहीं पाया जाता। नहीं रे बाबा, कहते हैं नहीं पाया जाता केंद्रक। और जब केंद्रक नहीं पाया जाएगा तो सुविकसित कोशिकांग भी नहीं पाए जाएंगे। अगर अपन के घर में कमरा नहीं है, बेडरूम नहीं है, तो अच्छे अच्छे बेड और पूरा सारी चीजें नहीं पाई जाएंगी, क्योंकि रखने की जगह नहीं। तो अगर केंद्रक नहीं पाया जाता, प्रोकैरियोटिक है, पूर्व केंद्रीय कोशिका है, केंद्रक नहीं पाया जाता इस कोशिका के अंदर, तो इसलिए इस कोशिका में ज्यादातर, कारण क्या है, इसीलिए इस कोशिका में बहुत ज्यादा कोशिकांग वगैरह भी नहीं होते और पूरा फैला हुआ होता है जो भी है। ठीक है, अब एक कोशिकी है और प्रोकैरियोटिक है। कोशिका का प्रकार क्या है? एक कोशिकी, प्रोकैरियोटिक। प्रोटिस्टा में भी एक ही कोशिकीय जीव आए, लेकिन ये यूकैरियोटिक जीव थे, मतलब सुविकसित केंद्रक वाले। इन जीवों के अंदर बढ़िया पूर्ण विकसित केंद्रक पाया जाता था। ठीक है, अब कोशिका का प्रकार मोनेरा का हो गया, प्रोटिस्टा का हो गया। फंजाई के अंदर भी वही कोशिका, यूकैरियोटिक बट मल्टीसेलुलर। मोनेरा प्रोटिस्टा दोनों यूनिसेलुलर हैं। मोनेरा प्रोटिस्टा दोनों में कहा है? यूनिसेलुलर जीव हैं, मतलब एक कोश की जीव हैं मोनेरा और प्रोटिस्टा में। बट अंतर क्या है? तो अंतर सिर्फ इतना है कि इसमें है पूर्व केंद्रीय यानी कि प्रोकैरियोटिक बिना केंद्रक वाली कोशिका, और इसमें है सुकेंद्रीय मतलब केंद्रक वाली कोशिका ना, बढ़िया सुविकसित केंद्रक वाली कोशिका। फंजाई के अंदर प्रोकैरियोटिक, प्लांटी के अंदर फंजाई के अंदर यूकैरियोटिक, प्लांटी के अंदर यूकैरियोटिक, और एनीमिलिया के अंदर देखो कोई भी जंतु है अगर वो मल्टी सेलुलर है, बहुकोशिकीय है, तो उसके अंदर यूकैरियोटिक कोशिका की होगी, सुविकसित केंद्रक वाली कोशिका ही होगी। मैं कहता हूं किसी का घर ठीक ठाक बना है अच्छे से, तो इसका मतलब कि बढ़िया तो बना होगा ना। मल्टी सेलुलर, कई सारे कमरे बने हैं, जब कई सारे कमरे बने हैं तो बेडरूम तो होगा ही, कई सारे कमरे बने हैं तो बेडरूम तो होगा ही। तो यानी कि सुविकसित केंद्रक पाया जाएगा अगर कोई जीव मल्टी सेलुलर है, बहुत सारी कोशिका वाला है। इधर सारे जीव मल्टी सेलुलर है।
मोनेरा में कोशिका भित्ति काहे की बनी रहती है? तो मोनेरा में सेलुलोज रहित कोशिका, सेलुलोज की नहीं होती, बहुसैकराइड होती है, अमीनो अम्ल की। काहे की होती है? अमीनो अम्ल की कोशिका भित्ति। प्रोटिस्टा कुछ में उपस्थित होती, बाकियों में नहीं होती। फंजाई, फंजाई में क्या होती है? उपस्थित होती बट सेलुलोज रहित होती, सेलुलोज की नहीं बनी होती। और पादप जगत, प्लांटी बोले तो पादप जगत ना, हिंदी में क्या बोलते हैं? पादप। और पादपों में आप जानते हैं कि सेलुलोज की बनी कोशिका भित्ति होती है ना, तो ये टेबल आप अच्छे से तैयार करना, सेलुलोज की कोशिका भित्ति होती है पादपों में। और अगर एनीमिलिया यानी कि जंतुओं की बात करें तो आपको पता है कि कोशिका भित्ति होते नहीं जंतुओं में। जंतुओं में क्या होता है? जंतुओं में होती है कोशिका झिल्ली। क्या होती है? कोशिका झिल्ली, इसलिए कोशिका भित्ति अनुपस्थित है ना। केंद्रक मोनेरा में नहीं होता, अनुपस्थित। प्रोटिस्टा में है, फंजाई में भी होगा, और तो सब में होगा ही, क्योंकि सब मल्टीसेलुलर है। जो भी मल्टीसेलुलर है बहुकोशिकीय उनमें केंद्रक पाया जाएगा। तो नाउ टेक स्क्रीनशॉट फॉर दिस। अगर कम दिख पा रहा हो तो आप अपनी एनसीईआरटी से जरूर इस टेबल को तैयार करेंगे। आगे चलते हैं थोड़ा सा। पोषण की विधि, कोशिका संरचना, काय संरचना मतलब शरीर की संरचना। एक कोश की हमारा तो कौन है? मोनेरा भी है अपना, मोनेरा का है, एक कोश की है ना। प्रोटिस्टा भी अपना क्या है? एक कोश की है। मोनेरा प्रोटिस्टा एक कोश की है। कवक क्या है? बहुकोश की है ना। और पादप क्या है? तो पादप भी अंग ऊतक वाले हैं, बहुकोश की हैं। और जंतु तो पूरा अंग तंत्र स्तर वाले हैं ना। अंग तंत्र स्तर का मतलब कोशिका से बनता है ऊतक, ऊतक से बनता है अंग, अंग से बनता है अंग तंत्र, अंग तंत्र से शरीर जंतुओं का ना। तो कहने का मतलब कि भाई इनका ये तो दोनों एक ही कोशिकी वाले हैं। कवक थोड़ा ऊतक तक स्तर बना होता है, और इनका पादपों का ऊतक से और ज्यादा अंग तक पहुंच जाते हैं। और लेकिन जंतु अंग तंत्र स्तर के होते हैं ना। इनमें अंग तंत्र होता है, श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र, सर्जन तंत्र, जनन तंत्र, तंत्रिका तंत्र, अंग तंत्र स्तर के जंतु होते हैं ना। पोषण की बात करें, पोषण की विधि, मोनेरा स्वपोषी होता है, या तो प्रकाश संश्लेषण करेगा या तो रसायनों का संश्लेषण करेगा। प्रोटिस्टा भी स्वपोषी होगा, प्रकाश संश्लेषण करेगा, या तो परपोषी होगा। कवक परपोषी होते हैं, बट कवकों की एक आदत जरूर याद रखना, कवक होते हैं मृतोपजीवी। मृतोपजीवी का मतलब मृत और सड़ी गली चीजों से अपना भोजन बनाते हैं कवक। और पादप तो स्वपोषी हैं, प्रकाश संश्लेषण करेंगे। जंतु क्या है? प्राणी संभोजी हैं। प्राणी संभोजी का मतलब भोजन को जो ठोस और तरल दोनों अवस्थाओं में लेते हैं ना। प्रजनन की विधि संयुग्मन द्वारा होती है, इसमें युग्मक संलयन, आगे पढ़ोगे सबके बारे में। निषेचन, निषेचन, निषेचन। पादपों में निषेचन है, कवकों में निषेचन है, जंतुओं में निषेचन है। और प्रोटिस्टा में युग्मक संलयन और मोनेरा में संयुग्मन। ठीक है, तो नाउ टेक स्क्रीनशॉट फॉर दिस। और ये आपका 6 जगत वर्गीकरण। अब आते हैं जगत मुनेरा, जिसको अपन को पढ़ना है। तो जगत मुनेरा के बारे में हमने कहा पढ़ा कि भाई ये क्या होगा? तो ये होगा एक कोश की। पहली बात तो ये कैसा है भाई? एक कोश की है। और कैसी कोशिका है इसके अंदर? एक कोश की है। कौन सी कोशिका है इसके अंदर? बिना केंद्रक वाली कोशिका। इसके अंदर है प्रोकैरियोटिक कोशिका। कौन सी कोशिका है? प्रोकैरियोटिक कोशिका। सिंगल सेल का बना है बेचारा, और प्रोकैरियोटिक कोशिका है इसकी। भाई सुविकसित केंद्रक, सुविकसित कोशिकांग नहीं पाए जाते हैं ना। सुविकसित कोशिकांग नहीं पाए जाते। टेबल से आप देख के पूरा वो कर सकते हैं कि भाई जितने भी एक कोश की थे, प्रोकैरियोटिक कोशिका थे, गोल वाले थे, सबको किस में रख दिया गया? मोनेरा पे। तो कौन कौन था भाई? एग्जाम्पल इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल इसका बहुत आता है। तो इस पे कौन कौन है एग्जाम्पल? एग्जाम्पल इसका है जीवाणु, जीवाणु। और कौन है? नील हरित शैवाल, यानी कि साइनोबैक्टीरिया, नील हरित शैवाल। 3 एग्जाम्पल हैं इसके, जीवाणु, नील हरित शैवाल और माइक्रोप्लाज्मा। कौन है? माइक्रोप्लाज्मा। जीवाणु हो गया, नील हरित शैवाल हो गया, और माइक्रोप्लाज्मा। 3 एग्जाम्पल हैं जगत मुनेरा के। एक कोश की होंगे, प्रोकैरियोटिक होंगे। जनन कैसे होगा? तो जनन होगा संयुग्मन से। किस कैसे होगा जनन? संयुग्मन से होगा। पोषण कैसा है? तो पोषण में आपने पढ़ा कि प्रकाश संश्लेषी या रसायन संश्लेषी होंगे। कैसा जनन होगा? भोजन कैसे करेंगे? प्रकाश संश्लेषी या रसायन संश्लेषी। भाई स्वपोषी होंगे, या तो प्रकाश संश्लेषण करेंगे या तो रसायनों का संश्लेषण करेंगे। प्रकाश संश्लेषी या रसायन संश्लेषी बहुत ज्यादा कोशिकांग इनमें नहीं पाए जाएंगे। सिंपल सा स्ट्रक्चर है एक कोशिका वाला। ठीक है, नाउ टेक स्क्रीनशॉट फॉर दिस। अब ले चलता हूं आपको मोनेरा पे। मोनेरा, चलिए। तो मोनेरा को 6 जगत वर्गीकरण में जब लिया जा गया
कोपलैंड ने। 3 लोग थे, 6 जगत में जब बांटा तो उन्होंने मोनेरा को 2 भागों में बांटा। कितने भागों में? 2 भागों में बांटा। एक बनाया यू बैक्टीरिया और एक बनाया आर्की बैक्टीरिया। क्या बनाया? एक बनाया 2 भागों में फाड़ दिया 6 जगत में, एक बनाया यू बैक्टीरिया, एक बनाया आर्की बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया में एक आते हैं वास्तविक जीवाणु ना, ट्रू बैक्टीरिया, यानी कि वास्तविक जीवाणु। और दूसरे कौन है? साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया नीलहरित शैवाल है। एक्चुअल में देखा जाए तो ये जीवाणु नहीं है, ये तो नीलहरित शैवाल है, यानी कि एल्गी है ना, एल्गी है ना, एल्गाई है। और दूसरा माइक्रोप्लाज्मा। माइक्रोप्लाज्मा भी एक अलग है, अलग स्ट्रक्चर है, देखेंगे अभी पढ़ेंगे आप लोगों के पास। तो यू बैक्टीरिया के अंदर इन्हीं 3 चीजों को रखा गया, जीवाणु को, नीलहरित शैवाल को और माइक्रोप्लाज्मा को। आर्की बैक्टीरिया के अंदर पुराने वाले बैक्टीरिया जो कि बहुत दुर्लभ स्थानों में, गर्म झरनों में सब जगह पाए जाते हैं, उनको आर्की बैक्टीरिया पे रख दिया गया। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, जरूरी है आपके लिए। चलिए आते हैं जीवाणुओं में पोषण कैसे होता है। अगर अपन जीवाणु के पोषण को समझें तो ये होते कैसे? स्वपोषी या परपोषी, कुछ परपोषी भी होते हैं। स्वपोषी वाले क्या करते हैं? अपन को पता है कि स्वपोषी वाले जिसके अंदर पर्णहरिम पाया जाएगा वो क्या करेगा? प्रकाश संश्लेषण करेगा, और नहीं तो रसायन संश्लेषण करेगा ना। प्रकाश संश्लेषी यानी कि प्रकाश संश्लेषण, नहीं तो फिर क्या करेगा? रसायनों का संश्लेषण करेगा। अब रसायन संश्लेषी कौन कौन से होते हैं? तो नाइट्रोजनीकरण वाले जीवाणु, जो नाइट्रोजन, नास्टाक, एनाबिना ना, ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण, नाइट्रोजन फिक्सिंग जीवाणु होते हैं। लव जीवाणु, हाइड्रोजन जीवाणु, गंधक जीवाणु, ये चारों जीवाणु, ये नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कहेंगे, ये लव का यानी कि एफी का, और ये हाइड्रोजन का, और ये गंधक का। तो ये सारे रसायन संश्लेषी होंगे। प्रकाश संश्लेषी प्रकाश से अपना भोजन बनाएंगे। परपोषी वाले क्या करेंगे? तो परपोषी तो पहली बात परजीवी। परजीवी का मतलब जो दूसरों को हानि पहुंचाए ना, परजीवी पढ़ा होगा आपने कक्षा 8 में ही, कि जो दूसरों को हानि पहुंचाए, अपना भोजन स्वयं बनाए, वो परजीवी। मृतोपजीवी, जो मृत सड़े गले चीजों से अपना भोजन बनाए, वो मृतोपजीवी। और कुछ सिम्बायोटिक होते हैं, सहजीवी भी होते हैं मनुष्यों की तरह। ठीक है, इसको भी स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। बहुत ही शार्ट टेबल आपको बहुत ही शार्ट में ये मिल रहा है, और ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैंने बहुत मेहनत से बनाया है। और ये जो पूरा माइंड मैप टाइप बना के दिया है, इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी, और कहीं ना कहीं चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए अब बैक्टीरिया में आते हैं। यू बैक्टीरिया, आद्य बैक्टीरिया। बैक्टीरिया पे अगर अपन जाएं तो आद्य बैक्टीरिया, पुराने वाले बैक्टीरिया कौन है? हैलोफी है, मेथेनोजेन है, मैथिएसिगोनिफिलस। हैलेफी कहाँ पाए जाते हैं? लवणीय जल में, मतलब लवणीय जल मतलब समुद्र में। कहाँ पे? लवणीय जल में है, यानी कि ये कहाँ पाए जाते हैं? समुद्र में पाए जाते हैं। मैथेनोजेन कहाँ पाए जाते हैं? मैथेनोजेन पाए जाते हैं घास खाने वाले जीवों में, जिनमें रूमेन पाया जाता है ना, जो कि जुगाली करते हैं गाय भैंसों में। कौन? मैथेनोजेन। और फिर कौन से हैं? मेथियोनोएसिगेफिलस, ये कहाँ पाया जाता है? गर्म झरनों में। ये सब आद्य बैक्टीरिया। आद्य मतलब आद्यकाल, मतलब पुराने समय वाले बैक्टीरिया। कौन से बैक्टीरिया हैं? ये सब आद्यकाल वाले हैं, यानी कि पुराने समय वाले हैं। ठीक है, पुराने समय वाले हैं। यू बैक्टीरिया का मतलब स्वपोषी, जो अपना भोजन स्वयं बनाएंगे। और इधर है विषमपोषी। विषमपोषी या तो परजीवी होंगे या मृतोपजीवी होंगे। स्वपोषी वाले पता ही आपको, प्रकाश संश्लेषी या रसायन संश्लेषी। सिंपल सी बात है, इत्मीनान से समझियो आ जाएगा। नाउ टेक स्क्रीनशॉट, इसका स्क्रीनशॉट भेज लो और दिखाता हूं मैं आपको इन सबको। ठीक है, दिखा भी देता हूं। ये है आपका जीवाणु। ये क्या है भाई? ये है आपका जीवाणु। जीवाणु बहुत सिंपल सा कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर है, पूरा कैप्सूल। ये जीवाणु की कशाभिका है, फ्लैंजिला, जिसके माध्यम से ये क्या करेगा? गमन वमन में काफी मदद करेगी। और ये है पूरी कोशिका भित्ति ऊपर की ना, और ये अंदर कोशिका कला। और कोशिका कला के अंदर क्या भरा है? कोशिका द्रव भरा है, राइबोसोम है और प्लाज्मिड है। बस बहुत सिंपल सी संरचना है। एक छोटी सी कशाभिका, कशाभिका के बाद कोशिका भित्ति, फिर कोशिका कला, अंदर लिक्विड भरा है, राइबोसोम है, और इसमें प्लाज्मिड भी पाया जाता है। जीवाणु में प्लाज्मिड पाया जाता है। प्लाज्मिड क्या है? तो प्लाज्मिड है अतिरिक्त गुणसूत्री पदार्थ। डीएनए के अतिरिक्त ये भी अतिरिक्त अनुवांशिक पदार्थ के रूप में गोल गोल होता है। ये गोल गोल होता है प्लाज्मिड, अतिरिक्त गुणसूत्री पदार्थ है। देखो यहाँ पे दिखाया, इस पे अतिरिक्त गुणसूत्री पदार्थ है, फिर गोल गोल पढ़ाएंगे प्लाज्मिड को भी। तो आइए इसका कलर स्ट्रक्चर ये देखो, ऐसे देख सकते हो, दिखाई दे रहा हूं इनका। चलो भाई देखते हैं इनको 3D में, तब ज्यादा मजा आएगा। वेट एंड वॉच। एक बारी जगत मुनेरा और पूरे वर्गीकरण को मैं आपको 3D पे दिखाई दे रहा हूं।
लाइक जरूर करेंगे अगर समझ में आएगा। चल जा भाई सिम से। चलो, मोनेरा प्रोटिस्टा फंजाई, ठीक है। तो अर्नेस्ट हेकल, रॉबर्ट विटेकर, कार्ल वोस, सबके बारे में आपने सोचा। इन लोगों ने वर्गीकरण किया। कैसे वर्गीकरण किया? तो कोश की संरचना, पोषण के स्रोत और शारीरिक संगठन के आधार पर वर्गीकरण किया। और सबसे इंपॉर्टेंट है 5 जगत वर्गीकरण: मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमिलिया। एनिमिलिया में जंतु हैं, मोनेरा में जीवाणु है, प्रोटिस्टा में अमीबा उमीबा ना देख पा रहे होंगे, बढ़िया। फंजाई में जो आपके फंगस है वो दिख रहे हैं। ये था आर.एच. विटेकर का 5 जगतीय वर्गीकरण। कैसा वर्गीकरण? आर.एच. विटेकर जी के द्वारा दिया गया 5 जगतीय वर्गीकरण। अब पृथ्वी से सबसे पहले उत्पन्न होने वाला जीव अगर आपसे पूछा जाए तो वही है जीवाणु है ना, मुनेरा जगत। मुनेरा जगत को क्या कहा जाता है? तो मुनेरा जगत के बारे में कहा जाता है कि पृथ्वी पे सबसे पहले उत्पन्न होने वाले जीव, क्योंकि इस पे आद्य बैक्टीरिया आते हैं। आद्य मतलब पुराने वाले, ठीक है। तो जीवाणु, और ये आपको दिख रहे हैं साइनोबैक्टीरिया, नीलहरित शैवाल, और ये आपको एकदम सिंपल सा स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये जंतु, ये पादप जगत का जोकर बोलते हैं ना इसको। ये क्या है भाई? ये माइक्रोप्लाज्मा है। क्या ये? माइक्रोप्लाज्मा। सारे के सारे एक कोश की होंगे, पढ़ाया आप लोगों ने। कोशिका कैसी होगी? प्रोकैरियोटिक कोशिका होगी, ये भी पढ़ाया आपने। संगठित केंद्रक और कोशिकांग नहीं पाए जाएंगे, ये भी जानते हैं आप। अनुवांशिक पदार्थ डीएनए एकदम सिंपल सा मोडिफाइड डीएनए होगा इनका। स्ट्रक्चर पे आए, कोशिका भित्ति माइक्रोप्लाज्मा में होती नहीं होती, जीवाणु के अंदर कोशिका भित्ति होती है। नीलहरित शैवाल हरा है, ध्यान देना, नीलहरित शैवाल हरा है, इसका मतलब क्लोरोफिल है इसके अंदर, तो ये अपने से प्रकाश संश्लेषण करेगा ना। ये क्या करेगा? अपने से प्रकाश संश्लेषण कर लेगा, अपना भोजन बना लेगा, क्योंकि हरा भरा है। जीवाणु विषमपोषी भी हैं। विषमपोषी का मतलब अपना भोजन नहीं बना सकते, बट कैसे करेंगे? भोजन के लिए जीवधारियों मृत या तो परपोषी होंगे या तो मृतोपजीवी होंगे, या तो दूसरे को हानि पहुंचा करके जीवाणु अपना भोजन बनाएंगे, या तो मृत सड़ी गली पदार्थों से अपना भोजन बनाएंगे। जनन कैसा है? अलैंगिक जनन पाया जाता है। कैसा जनन? बाइनरी फिजन, 2 खंडों में। मुकुलन भी होता है, बडिंग द्वारा भी होता है जनन ना। बडिंग का मतलब छोटी सी कलिका निकले, उस कलिका से नया जीव बन जाए। मुनेरा जगत के गर्म झरने में, बर्फ में, गहरे समुद्र में, मरुस्थल में, प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थितियों में भी ये जीवाणु अपने आप को क्या कर पाते हैं? सर्वाइव कर पाते हैं। क्या करवाता है? सर्वाइव कर पाते हैं प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थितियों में जहां रहना। अब जीवाणु कई प्रकार के होते हैं। कोकस, देखो सुना होगा आपने, डिप्लोकोकस, कभी कभार सुना होगा जीवाणुओं के नाम में, डिप्लोकोकस। तो कोकस मतलब होता है कोकाई, मतलब गोले वाले। बैसिलस मतलब जैसे लैक्टोबैसिलस, दही का जीवाणु आपने सुना होगा, लैक्टोबैसिलस। तो बैसिलस का मतलब इस ऐसे छड़ा आकार के जीवाणु। विब्रियो जीवाणु में नाम में लिखा है तो कामा आकार के जीवाणु, विब्रियो बोले तो कामा आकार के जीवाणु। और स्पाइरिला का मतलब है सर्पिलाकार के जीवाणु, जो जैसे होते हैं उसी प्रकार इनका नाम होता है, ठीक है। वैसे इनका नामकरण होता है, ठीक है, इनके संरचना के आधार पर। तो ये आपका है पूरा मोनेरा जगत का एक छोटा सा आप लोगों ने चित्र आपने एक मैं कहूँ कि मोनेरा जगत का एक ये चीज़ देख लिया कि हाँ मोटा मोटी होता क्या है, मोनेरा जगत का संसार क्या होता है, ये चीज़ देख लिया। अगर थोड़ा सा फिर से देखना हो तो फिर से आप बैक करके इसको देख सकते हैं और मजा आएगा आपको, ठीक है। अब आते हैं थोड़ा बहुत पढ़ते हैं यू बैक्टीरिया क्या है। यू बैक्टीरिया में कौन कौन आता है? तो यू बैक्टीरिया का मतलब है कि इस पे नाइस्टाक, एनाबिना, ये क्या करते हैं बेटा, इंपॉर्टेंट चीजें बता दे रहा हूं जो एग्जाम में आएगी। तो बैक्टीरिया नाइस्टाक है, एनाबिना है, ये क्या करते हैं भाई, नाइट्रोजन स्थिरांक, ट्रिट्रोसिस्ट नामक विशिष्ट कोशिकाएं होती है, नाइट्रोजन स्थिरांक। भाई पेड़ पौधों को क्या चाहिए? नाइट्रोजन चाहिए, लेकिन नाइट्रोजन की बात अगर करें तो वो वायुमंडल में तो 78% नाइट्रोजन है, बट नीचे खेतों में नहीं है, तो उसको यौगिक के रूप में स्थिरीकृत करना इनका काम है, ठीक है। रसायन संश्लेषी बैक्टीरिया नाइट्राइड एवं अमोनिया जैसे अकार्बनिक पदार्थों को ऑक्सीकृत करके उनकी मुक्त ऊर्जा का प्रयोग अपने उनके द्वारा मुक्त ऊर्जा ऑक्सीकृत करेंगे, तो ऑक्सीकरण से मुक्त ऊर्जा का प्रयोग एटीपी के रूप में कर लेते हैं और जिससे इनको ऊर्जा मिल जाती है। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन, सल्फर जैसे पोषकों को पुनर्चक्रण में भी महत्वपूर्ण होते हैं। कौन से? यू बैक्टीरिया। फटाक से स्क्रीनशॉट लेंगे बेटा, फटाफट थोड़ा सा चलेंगे, जो भी पॉइंट है आप लोग धनाधन देख लीजिए, ठीक है। अगला है भाई परपोषी बैक्टीरिया, बहुलता से पाए जाते हैं और इनमें अधिकतर महत्वपूर्ण घटक होते हैं। बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा मात्रा में परपोषी बैक्टीरिया पाए जाते हैं। परपोषी बैक्टीरिया में अनेक गुण
मनुष्य के जीवन पर प्रभाव पड़ता है ना, बहुत सारे रोग भी जीवाणुओं के द्वारा होते हैं और बहुत सारी प्रतिजैविक औषधियां जीवाणुओं के द्वारा बनती हैं। दूध से दही बनाने में, प्रतिजैविक उत्पादन में, लेग्यूम पादपों की जड़ों में, नाइट्रोजन स्थिरांक में, यही सारे सहायक होते हैं। कुछ बैक्टीरिया रोगजनक होते हैं ना, पता ही है आपको, बैक्टीरिया रोगजनक होते हैं, मनुष्यों में, फसलों में, फार्म में, सब जगह ना, सब जगह हानि पहुंचाते हैं, जैसे हैजा, टाइफाइड, टिडनी, सिस्टिक कैंसर ना, सिस्टिक कैंसर, ये सारी बीमारियां कौन फैलाता है? बैक्टीरिया ही फैलाते हैं। ये भी स्क्रीनशॉट ले लें। जनन कैसा होता है? तो विभाजन द्वारा हमने देखा, विपरीत परिस्थितियों में ये क्या करेंगे, बीजाणु भी बनाएंगे ना। और लैंगिक प्रजनन में क्या करते हैं कि एक बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया के डीएनए का क्या करेगा, पुनरातन स्थानांतरण होता है, ठीक है। ये लैंगिक जनन होता है, बहुत कम होता है लेकिन कभी कभार हो भी सकता है, तो ऐसा होगा। लास्ट में सबसे है आपको पढ़ना है माइक्रोप्लाज्मा के बारे में। माइक्रोप्लाज्मा का क्या काम है? तो माइक्रोप्लाज्मा ऐसा जीवधारी है जिसमें कोशिका भित्ति बिल्कुल ही नहीं पाई जाती, कोई कोशिका भित्ति नहीं। देखा है ना माइक्रोप्लाज्मा को, कोई कोशिका भित्ति नहीं। और दूसरी बात, अगर आपसे कोई पूछे कि सबसे छोटी कोशिका, क्या पूछे कोई अगर आपसे पूछे कि सबसे छोटी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका, तो आप किसको बताओगे? माइक्रोप्लाज्मा को बताओगे। किसको बताओगे? सबसे छोटी जीवित कोशिका माइक्रोप्लाज्मा है। और इसकी खास बात, सबसे छोटी जीवित कोशिका माइक्रोप्लाज्मा, खास बात क्या है? बिना ऑक्सीजन के जिंदा है। बताओ, सबसे बड़ी कोशिका, सबसे बड़ी कौन सी है? सबसे बड़ी की बात करूं तो शुतुरमुर्ग का अंडा। किसका अंडा है? शुतुरमुर्ग का अंडा। ये होती है सबसे बड़ी कोशिका। सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्मा। माइक्रोप्लाज्मा प्राणियों और पादपों में क्या करता है? रोगजनक होता है। नाउ टेक स्क्रीनशॉट फॉर दिस, फटाक से स्क्रीनशॉट लेंगे। ये आपको दिख रहा है माइक्रोप्लाज्मा, नो सेल वॉल, कोई कोशिका भित्ति नहीं है, डबल क्या है बेटा? सोल्यूबल प्रोटीन, मतलब घुलित प्रोटीन है इस पे ना, घुलित प्रोटीन, 3 लेयर है इसके। ये है इसका डीएनए, ये है इसका राइबोसोम, सोल्यूबल डीएनए, साइटोप्लाज्म, बस कहानी खत्म। ये आपका माइक्रोप्लाज्मा है। क्या ये हुआ आपका माइक्रोप्लाज्मा। ये क्या था भाई? ये है आपका माइक्रोप्लाज्मा। तो यहां से आपका मोनेरा जगत मोनेरा खत्म होता है। बस इतनी सी बात चीजें आपको मोनेरा के अंदर पढ़नी है। और प्यारे साथियों, अब कमेंट सेक्शन पे अपनी राय देना ना भूलें, जरूर से जरूर कमेंट सेक्शन पे राय दें। क्लास कैसी लगी, अगली क्लास आपको काहे की चाहिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। मिलते हैं अगले लेक्चर पे, तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय।